नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम शुरुआत करने वाले हैं वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2। हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं और उसको कंप्लीट भी कर चुके हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2। दोस्तों प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। एलसीएम मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती है, वह क्या कहलाता है? एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब होता है दोस्तों महत्तम समापवर्तक। मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वे क्या कहलाती है? एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक कहलाती है। दोस्तों ये दोनों परिभाषाएं महत्वपूर्ण है और हमें जानना जरूरी, क्योंकि इसी बेस्ड पर हमारे क्वेश्चन आधारित है। दोस्तों पहली बार शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ बात क्या कर रहा है दोस्तों कि अभाज्य काय की बात कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड। और मैंने आपको पढ़ाया था अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती है। मतलब अभाज्य संख्या दोस्तों वे संख्या होती है जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब संख्या क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है दोस्तों। और उसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। और पहला क्वेश्चन में दिया है 140। 140 को भी गुणनखंड के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे? 140 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से दे दिए, फिर 2 से देंगे 35 आएगा, फिर 5 से देंगे 7 आ गया, फिर 7 से दे देंगे 1 आ जाएगा। मतलब कि 140 के गुणनखंड क्या क्या आ गए? 140 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये दोस्तों 140 के गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये दोस्तों 140 के। और हमको क्या बोला था कि अभाज्य गुणनखंड मतलब कि ऐसी संख्या का गुणनखंड देना है कि जो अभाज्य हो। मतलब 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। इस टाइप से इसका ये आंसर होगा दोस्तों। उसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, तो और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बाकी आपको सॉल्व करना है। दिया है 3825। मतलब कि 3825 को आप क्या डिवाइड कर सकते हैं? 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से करते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 7 21, 3 5 15, ये 12, 6, 3 5 15। अब 3 से दोस्तों जा रहा है क्या? 3 से नहीं जाएगा दोस्तों। तो अब क्या दे देते हैं? 5 से दे देते हैं। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या ही है। 5 8 40, 5 25। फिर से 5 से देते हैं। 5 का 5, 5 7 35, 17 से देते 1। तो अब देखते हैं 3825 के क्या क्या गुणनखंड आए। तो 3825 के गुणनखंड आए हैं 3825 के गुणनखंड आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 17। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 70। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 3825 के क्या है? गुणनखंड है। ये 3825 के गुणनखंड है। यह हमारा आंसर है दोस्तों। इसी टाइप से मतलब बाकी 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी सॉल्व करना। ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बहुत इजी तरीके से है और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही दोस्तों, क्योंकि ऐसे एलसीएम क्या करना है, उसने बोला था हमको क्या करना है? गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, और ये इसका आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन,
पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कोई दो संख्या उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जांच करने पे क्या होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों पहले क्या दिया हमारे पास, दिया 26 और 91, दो संख्या दी है। अब दोस्तों 26 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 3 13 एक बार, तो क्या आएगा, 26 के गुणनखंड आ गए 2 और 13, ये क्या होगा 26 के गुणनखंड आ गए। उसी प्रकार से 91 के देख लेते हैं। 91 में क्या जाएगा, 2 3 का नहीं जा सकता, 5 का भी जा सकता, तो 7 का जाएगा। 7 एक का 7 बचा 2, 7 एक 7 या 21 13, क्या होगा 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 91 के गुणनखंड। क्या है 91 के गुणनखंड, 7 और 30, ये आ गए 91 के गुणनखंड। अब दोस्तों हमको क्या बोला है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। मतलब कि यहाँ पे देख लो, ऐसी कौन सी संख्या जो दिख रही है जो दोनों को विभाजित कर रही है, 13 ऐसी संख्या है जो इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है, बाकी 2 इसको नहीं करती, तो 7 इसको नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 13, यहाँ क्या आएगा एचसीएफ 13। उसी प्रकार से हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 7 × 30। अब क्या होगा, इसका गुणा कर लेते हैं, 13 7 91 हो जाता है, 2 1 का 2, 9 दूनी 18, तो एचसीएफ क्या आ गया 182 आ गया। अब हमको क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। बोला है उत्तर की जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ × एलसीएम। तो हम कैसा करेंगे, उत्तर की जांच कैसा करेंगे, संख्याओं का गुणनखंड संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ये दिया है दोस्तों। अब संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल आपको बता दूं कि क्या है, 26 और 1 है 91। उसी प्रकार से एचसीएफ क्या आया है 13 आया है और एलसीएम क्या आया है 182। इन दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इसका और इसका। अगर इन दोनों के आंसर सेम सेम आते हैं तो मतलब कि हमारा आंसर सही है। अब 91 × 26 1366 आ गया दोस्तों इसका, 1366। और उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी चेक कर लेते हैं, तो 1366 दोस्तों इसका भी आ रहा है दोस्तों, इसका भी क्या आंसर आ रहा है 1366। मतलब हमारा जो आंसर है, हमको जो बोला था प्रूफ करने, तो हमारा मतलब हमने उत्तर की जांच भी कर ली है और उसका आंसर भी आ गया दोस्तों। ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। मतलब पूर्णांक दिए थे, पूर्णांक में एचसीएफ ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था और उसके उत्तर की जांच करना था दोस्त। बहुत इजी तरीके से दोस्तों हो गया और कोई समय भी नहीं लगा, मतलब कि बहुत आसान तरीके से हल हो गया दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, पिछला क्वेश्चन हमने दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दोस्तों और दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और दो क्वेश्चन जो दिए हुए उनको दोस्तों सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही आपको उसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या बात बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दोस्तों हमको क्या देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है दोस्तों, बाकी चीजों पे नहीं। कि क्या बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमको उसी टाइप से हमको हल करना है। तो बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। दिए हैं 12 15 और 21 का
हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखते हैं दोस्तों, अब 12 का एलसीएम क्या निकल गया, 2, 6, 2, 3, फिर 2 से दे दो तो 1। क्या आएंगे, 12 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या हो गया, 12 के गुणनखंड आ गए। उसी प्रकार से दोस्तों 15 के गुणनखंड देख लेते हैं। 15 क्या आएगा, 3 बचे 15, 5, 5 से दे दो, 5 का 5। अब आ गए 15 के गुणनखंड आ गए 3 इंटू 5। उसी प्रकार से 21 के गुणनखंड देख लेते हैं दोस्तों। 21 के आ गए 3 7 21, 7 1 7। तो 21 के गुणनखंड आ गए 3 और 7। ये आ गए दोस्तों 12 के गुणनखंड, 15 के और 21 के। तीनों संख्या के हमको गुणनखंड निकल गए दोस्तों। अब क्या देखना है इसमें, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ दोस्तों मैंने बताया था कि तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है। क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग जा रहा है। इसमें 21 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है और 12 में भी जा रहा है। तो इसलिए 3 क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ये होगा 3 इसका एचसीएफ। ठीक है दोस्तों। अब क्या होएगा, इनका क्या एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से लेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब तीनों बार 3 दिया तो तीनों को नहीं लेते दोस्तों ऐसा। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 अपना 35, 35 दिए 105, 105 मतलब 210, 210 मतलब 210, 420। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। मतलब एचसीएफ 3 निकल गया, एलसीएम निकल गया 420। अब दोस्तों आपको एक चीज और बता दे रहा हूं इसी में, जैसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। जैसे 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है, इनके क्या निकाल लो, 2 से दे दो, 6 बार जाएगा, 15 15 और 21, इसमें जाता नहीं। फिर 2 से जाएगा, कितने बार जा रहा है, 6, 3 बार जाएगा, 15 और 21। फिर कहा से 3 से जा रहा है, 3 का 3, 5 15, 3 7 21। एक बार 5 से जाएगा और ये आएगा 5 7 1। अब 7 से जाएगा तो 1 1 1 आएगा। तो ये चीज मैं आपको बताने के लिए किया कि जैसे 2 2 यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 5 यहाँ पे 7। इस टाइप से इसका गुणनखंड निकालते, इसलिए आपको दोस्तों ये चीज मैंने बताया दोस्तों। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें भी। एचसीएफ ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था, बहुत इजी तरीके से निकल भी गया दोस्तों। एचसीएफ 3 निकला और एचसीएफ 3 निकला, एलसीएम 420 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है चौथा क्वेश्चन कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दिया है हमें, एचसीएफ दिया है और एलसीएम क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखते हैं, एक सूत्र होता है दोस्तों कि आपको मैं बता दूं, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब हमारे को क्या दिया है उसने, एचसीएफ तो दिया है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या करेंगे,
एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपान क्या आएगा, दूसरी संख्या अपान एचसीएफ, मतलब समापवर्तक। अब क्या रखना है, पहली संख्या क्या दिया हमारे को 306, ये 306 लिख दिए। दूसरी संख्या क्या दी है 657। अपान में क्या करना है अपने को, अपान में दिया है एचसीएफ का मान क्या दिया है 9। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, इसको काट दो, 9 का 9 7 63 होता है, बचा यहाँ पे 2, 9 तिया 27। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 306 इंटू 73 21 8 3 13 2 12। अब आया आंसर क्या आएगा दोस्तों 22,338। ये है दोस्तों एलसीएम। यह दोस्तों एलसीएम, ये हो गया हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। कितना आया दोस्तों 22,338 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। क्या बोला था, एचसीएफ दिया था, एचसीएफ बराबर 9 दिया था और एलसीएम ज्ञात करना था। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, मैंने बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एलसीएम इधर ले लेंगे जब, तो ये संख्या क्या होगी ऊपर चले जाएगी और इसका जो रहेगा ये नीचे उतर आ जाता है दोस्तों। उसके बाद इसके मान रखना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या के मान, उसके बाद एचसीएफ को मान 9 दिया था, काट के दिए 22,338। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, बस ये चीज़ याद रखना है हमारे को कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी यूनिट है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या भी आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दिया है, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। वो भी किस पे बोल रहा है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब दोस्तों देखते हैं सॉल्व। मतलब कि अब मानना है हमको n कोई प्राकृत संख्या है, n कोई माना n कोई प्राकृत संख्या है। माना n कोई क्या है, प्राकृत संख्या है। अब हमको क्या दिया है, 6n अंक 0 पर समाप्त होता है बोल रहा है। कौन सा है, 6n बराबर 0 पर क्या होता है, समाप्त होता है बोल रहा है, 0 पर समाप्त हो सकता है बोल रहा है। मतलब बोल रहा है 6n है 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब हमें क्या ये जांच करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर संख्या में अगर 0 आ रहा है तो वे हमेशा क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब कि अगर हमारे को बोल रहा है जो संख्या है में 0 आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 के एलसीएम देख लेते हैं, सॉरी 6 के हम एलसीएम देख लेते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं, 6 के एलसीएम देखते हैं, 3 1। अब इसमें क्या आ रहा है, 6 के क्या क्या गुणनखंड आ रहा है, 2 और 3 आए। अब 6 के गुणनखंड में 5 आ रहा है कि कहीं, देखो 6 के गुणनखंड दिए हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, तो 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 6n बराबर जो 6n अंक है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 के जो गुणनखंड है 2 और 3 है, 6 के क्या दिए है गुणनखंड, 2 और 3 है,
उसमें क्या हो रहा है, उस गुणनखंड में क्या हो रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो 6 है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंक में 5 नहीं आ रहा है। मतलब अगर 6n बराबर 0 है तो 5 से वो क्या हमेशा डिवाइड होगा। अगर नहीं आ रहा है 6 के गुणनखंड में तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर दोस्तों ये अगर 0 पर समाप्त होता तो ये क्या होता, 5 से विभाजित भी होता दोस्तों। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये हमको प्रूफ करना था दोस्तों, और ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि हाँ, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। अब दोस्तों छठवां क्वेश्चन दिया है, देखते छठवां क्वेश्चन कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब कि वो बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी क्या होती, विभाजित हो जाती है। तो वे संख्या क्या कहलाती, भाज्य संख्याएं कहलाती है। मैंने दोस्तों आपको पहले पिछले लेक्चर में ही बताया हूं कि उनको खास तौर से आप देख लो कि क्या क्या चीज, क्योंकि परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके यूनिट में हर जगह ये काम आने वाली दोस्तों, चाहे वो आगे चल के देखो, कहीं भी देखो, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और आगे भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, परिमेय ये सब चीजों को आप दोस्तों याद कर लो दोस्तों अच्छे से। अब दोस्तों मैं बता रहा हूं कि इसने बोला है भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये जांच करना है। बोल दोस्तों दिया है 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30। अब क्या दिया, ये हमें दिया है, ठीक है, दिया है हमारे को 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब यहां से क्या कर लेंगे हम, यहां से हम 13 कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों पक्ष है, एक पक्ष है, ये एक पक्ष है, दो पक्ष है, तो यहां से हम 13 कॉमन निकाल लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू, यहां से अगर 13 कॉमन निकालेंगे तो एक बचेगा, प्लस यहां से 13 कॉमन निकालेंगे तो यहां भी एक बचेगा। आप क्या करेंगे, ये क्या होता है, 11 7 77 होता है, प्लस एक बचेगा। उसी प्रकार से यहां क्या होगा, 78 हो जाएगा, ये होगा 78। अगर इस 78 में आप 13 से भाग दोगे तो ये पूरी की पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आप अगर 13 को 78 में भाग दोगे तो ये पूरा का पूरा विभाजित होगा। तो हमें यही चीज हमें ज्ञात करना था कि भाज्य संख्या क्यों है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे तरह से ये भाग चले जाता है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ये हमें प्रूव करना था। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा दिया है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, ये दिया है दोस्तों। ये एक पूरा हो गया और एक अलग दूसरा हो गया। तो यहां क्या करना पड़ेगा, यहां भी उसी टाइप से 5 कॉमन निकाल लेते हैं। अब जब 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या होएगा, 7 गुणित 6 गुणित 5 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1
प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1। ये इस टाइप से ऐसा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को इसका पूरा हल कर लेना है, गुणा कर लेना है और इसको जोड़ देना और 5 से भाग दे देना है। तो समझ आया कि ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या। इस टाइप से हमें ये क्या है, एक सिद्ध करना था, प्रूफ करना था दोस्तों, और यही हमारे को दिखा रहा था दोस्तों। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब क्या होता है, कभी ग्राउंड रहता है, देखना ग्राउंड के आस साइड क्या होता है कि वृत्ताकार पथ है रहता है, तो वो बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते। मतलब जो सोनिया है उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एक ही समय में चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं और दोनों एक साथ चलना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमको क्या करना है कि वो पुनः आरंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। जैसे मैं दोस्तों एक बता रहा हूँ, जैसे ये एक ग्राउंड है और ग्राउंड के अंदर एक क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों लोग यहीं पे सोनिया भी है, यहीं पे एक सोनिया भी है और यहीं पे अब क्या है, रवि भी है। ये हो गया रवि। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सोनिया, अब यहां से राउंड घूमना चालू करते हैं लोग, ऐसा 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 राउंड मारते हैं, ये राउंड मार रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा। सोनिया को एक राउंड मारने में क्या लग रहा है, 18 मिनट लगते हैं। उसी प्रकार से और रवि को एक राउंड मारने में कितना मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं बोल रहा है 18 मिनट, उसी प्रकार से रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो क्या निकलेगा, 6 9, उसी प्रकार से 2 से दे दो 3 9, इसी प्रकार 3 का दे, 3 का 3 3 3 9, क्या आएगा 3 का 3। ठीक है, अब क्या आया, गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 3, ये गुणनखंड आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, 3 3 9, 9 का 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ये क्या हो गया दोस्तों आंसर अपना। कितना देर लगा, मुश्किल से 1-2 मिनट। आंसर कितना आया, 36 मिनट। कितना समय लगा उसको, 36 मिनट लगे। मतलब कि कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, तो 36 मिनट बाद क्या कहेंगे, दोनों सोनिया और रवि अपने आरंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। बहुत ऐसा तो लग रहा था दोस्तों कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और आंसर देखोगे तो बहुत इजीली तरीके से 1-2 मिनट में दोस्तों आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हम अब ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई प्रश्नावली दोस्तों। अब हमारी जो प्रश्नावली 1.2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने उसके पूरे 7 क्वेश्चन कंप्लीट बता दिया दोस्तों। अब देखेंगे प्रश्नावली 1.3, उसमें दोस्तों क्या चीज है, कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सब चीज देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सर कुछ समझ नहीं आया या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की समस्या आ रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।